Hello friends, in this video we will discuss about तुगलक डायनेस्टी that is varies from 1320 से लेकर 1414 AD। तो देखिए हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड था 1206 से लेकर 1526 AD तक। फिर हमने दिल्ली सल्तनत में जितनी भी डायनेस्टीज आई उन सभी को एक कोड बनाकर याद किया था। तो कोड कौन सा था? जीके तुम्हारी सबसे लंबी, जीके तुम्हारी सबसे लंबी। तो जी से बनता है गुलाम वंश यानी स्लेव डायनेस्टी, के से बनता है खिलजी डायनेस्टी, तुम्हारी तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, फिर लोधी डायनेस्टी। तो लास्ट वीडियोस में हमने गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी एंड खिलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ लिया था। खिलजी डायनेस्टी के जो सबसे लास्ट शासक थे वो कौन से थे? खुसरो खां। उन सब के बाद आती है तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी का टाइम पीरियड है 1320 से लेकर 1414 AD। तुगलक डायनेस्टी में सबसे पहले कौन है? ग्यासुद्दीन तुगलक। ग्यासुद्दीन तुगलक का टाइम पीरियड है 1320 से लेकर 25। इन्होंने 5 साल शासन किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी में सबसे पहले कौन आते हैं? ग्यासुद्दीन तुगलक। खुसरो खां द लास्ट किंग ऑफ खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी के जो लास्ट किंग थे खुसरो खां वाज किल्ड बाय गाजी मलिक। गाजी मलिक के द्वारा मार दिए गए। गाजी मलिक ने खुसरो खां को मार दिया। गाजी मलिक असेंडेड द थ्रोन एज्यूमिंग द टाइटल ग्यासुद्दीन तुगलक। गाजी मलिक ने सिंहासन को ग्रहण कर लिया। किस टाइटल के साथ? ग्यासुद्दीन तुगलक। तो ग्यासुद्दीन तुगलक का ही नाम क्या है? गाजी मलिक। ही डाइड इन एन एक्सीडेंट, वो एक एक्सीडेंट में मारे गए। एंड हिज सन जोना, और उनका ग्यासुद्दीन तुगलक का जो सन था जोना, उसको ही बोलते हैं उलुग खान। क्या बोलते हैं? उलुग खान। सक्सीडेड हिम अंडर द टाइटल मोहम्मद बिन तुगलक। जो ग्यासुद्दीन तुगलक के बाद कौन शासक बना? जोना, उलुग खान। किस टाइटल से? मोहम्मद बिन तुगलक से। और ग्यासुद्दीन तुगलक किस टाइटल से बना था? ग्यासुद्दीन तुगलक से। ठीक है, तो अब आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। MBT बोलते हैं इनको, मोहम्मद बिन तुगलक। 1325 से लेकर 51। इन्होंने बहुत लंबे टाइम तक, लगभग 26 सालों तक शासन किया था। प्रिंस जोना सन ऑफ ग्यासुद्दीन तुगलक, ग्यासुद्दीन तुगलक के बेटे थे प्रिंस जोना, असेंडेड द थ्रोन इन 1325 AD। 1325 में सिंहासन लिया। ही ट्राइड टू इंट्रोड्यूस मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। इन्होंने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करने की कोशिश की। ही हैड 5 एम्बिशियस प्रोजेक्ट। इनके 5 एम्बिशियस प्रोजेक्ट थे जिनको ये पूरा करना चाहते थे। फॉर विच ही बिकेम पर्टिकुलरली डिबेटेबल। इन 5 एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स की वजह से ही ये हमेशा विवाद में रहे। तो देखिए कौन से 5 एम्बिशियस प्रोजेक्ट थे इनके। फर्स्ट आते हैं टैक्सेशन इन दोआब। कौन सा है? टैक्सेशन इन दोआब। कब? 1326 AD में। द सुल्तान मेड एन इल एडवाइज्ड फाइनेंशियल एक्सपेरिमेंट इन द दोआब बिटवीन द गंगाज एंड यमुना। सुल्तान ने एक बहुत ही इल एडवाइज, बहुत ही बुरी एडवाइस दी। किसको? फाइनेंशियल एक्सपेरिमेंट करने की। कहाँ पर? दोआब में। दोआब क्या होता है? 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है ना, उसको दोआब बोलते हैं। तो उसने कहाँ पर, कौन से दोआब में फाइनेंशियल एक्सपेरिमेंट करने की एडवाइस दी थी? बिटवीन द गंगाज एंड यमुना। गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र था ना, वहाँ पर इसने फाइनेंशियल एक्सपेरिमेंट करने की इल एडवाइस दी, बुरी सलाह दी। ही नॉट ओनली इंक्रीज द रेट ऑफ टैक्सेशन। इन्होंने न केवल टैक्स के रेट को बढ़ाया बट आल्सो रिवाइव्ड एंड क्रिएटेड, लेकिन इन्होंने कुछ एडिशनल वेब्स और सेसेस भी ऐड कर दिए। ऑल्दो द शेयर ऑफ द स्टेट रिमेन्स एज इन टाइम ऑफ अलाउद्दीन। जो अलाउद्दीन के टाइम पे जो शेयर दिया जाता था ना स्टेट को, मतलब राजा को बोल लो, जो शेयर दिया जाता था वो अभी भी दिया जाता था। इट वॉज फिक्स्ड आर्बिट्रेरी। ये एक फिक्स था कि भाई इतना तो देना ही पड़ेगा, चाहे तुम्हारी प्रोडक्शन कितनी भी हो, ज़्यादा हो कम हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये फिक्स्ड आर्बिट्रेरी था। नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल प्रोड्यूस, कि भाई एक्चुअल में क्या प्रोडक्शन हुई है उस पर बेस नहीं था। प्राइसेस वर ऑल्सो फिक्स्ड। प्राइसेस थे ना वो भी बिल्कुल फिक्स थे। आर्टिफिशियली फॉर कवरिंग द प्रोड्यूस इनटू मनी। जो हम कवर करते थे ना, आर्टिफिशियली फॉर कवरिंग द प्रोड्यूस इनटू मनी, मनी में प्रोड्यूस करने के लिए। इट इज सेड दैट इंक्रीज वाज 20 फोल्ड। तो कितना टैक्स बढ़ा दिया था उसने? 20 फोल्ड, 20 गुना। एंड दिस वर एडेड गृह, और उसमें क्या ऐड कर दिया था? ये होता है गृह या हाउस टैक्स। और किन किन टैक्स को ऐड कर दिया था? गृह एंड द चराही। चराही होता है जो चरवाहे जो टैक्स देते हैं ना,
पास्चर टैक्स होता है, मतलब चरवाही कर होता है, जो चरवाहे देते हैं, वो भी ऐड कर दिए थे इसने। द सुल्तान क्रिएटेड अ न्यू डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, सुल्तान ने ना एक डिपार्टमेंट, नया डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर का वो क्रिएट किया। उसको क्या बोलते हैं? दीवाने को ही। दीवाने को ही क्या है? एक एग्रीकल्चर रिलेटेड डिपार्टमेंट है। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट का मेन काम क्या था? वाज टू ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टीवेशन, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भूमि है ना उसको कल्टीवेशन मतलब कृषि के योग्य बनाया जाए, बाय गिविंग डायरेक्ट हेल्प्स टू पीजेंट्स, और इसमें किसानों को डायरेक्ट मदद दी गई। ठीक है, तो दीवाने को ही एग्रीकल्चर रिलेटेड एक डिपार्टमेंट था। नेक्स्ट आता है ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल। ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल, इसका जो दूसरा एम्बिशियस प्रोजेक्ट था वो कौन सा था? कैपिटल को ट्रांसफ़र करना। कब? 1327 AD में। तो देखिए, सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश की जिसने स्थापना करी थी ना, वो कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। इनके टाइम में कौन सी कैपिटल थी? लाहौर। उसके बाद जब इल्तुतमिश आए तो इल्तुतमिश ने किसको? दिल्ली को कैपिटल बना दिया था। अब इन्होंने सोचा दिल्ली से भी ट्रांसफ़र करने को कैपिटल को। तो देखिए इन्होंने कौन सी क्या सोचा था? ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल। कब? 1327 में। द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेप विच मोहम्मद बिन तुगलक अंडरटेक सून आफ्टर हिज एक्सेशन वाज द सो कॉल्ड ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी। इनका जो सबसे मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल, सबसे बड़ा विवाद का जो स्टेप था ना इनके सिंहासन पर बैठने के बाद, वो कौन सा था? कैपिटल का ट्रांसफ़र करना। कहाँ से? दिल्ली से देवगिरी। देवगिरी है साउथ में। देवगिरी हैड बीन अ बेस फॉर द एक्सपेंशन ऑफ टर्किश रूल इन साउथ इंडिया। इनका मानना था जो देवगिरी है ना वो एक बेस का काम करेगा, जिससे हम ना अपने टर्किश रूल को, तुर्की रूल को कहाँ पर? साउथ इंडिया में एक्सपेंड कर सकते हैं, फैला सकते हैं। इट अपीयर्स दैट सुल्तान वांटेड टू मेक देवगिरी सेकंड कैपिटल। इससे हमें ये पता चला कि जो सुल्तान है ना वो देवगिरी को सेकंड कैपिटल बनाना चाहता है, सो दैट ही माइट बी एबल टू कंट्रोल साउथ इंडिया, जिससे वो साउथ इंडिया को भी कंट्रोल कर सके। देवगिरी वाज दस नेम्ड दौलताबाद। देवगिरी को किस नाम से जाना जाता था? दौलताबाद की। आफ्टर अ कपल ऑफ ईयर्स मोहम्मद बिन तुगलक डिसाइडेड टू अबैंडन दौलताबाद लार्जली बिकेम ही सून फाउंड दैट just as he could not control South India from Delhi, he could not control North from दौलताबाद। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद इसको समझ आ गया मोहम्मद बिन तुगलक को कि भाई ना तो दौलताबाद से नॉर्थ का तुम शासन चला सकते हो और ना ही नॉर्थ से तुम दौलताबाद का शासन संभाल सकते हो, साउथ इंडिया को तुम कॉन्कर कर सकते हो। तो ये बहुत टफ लगने लगा, तो उसने अपना ये था ना जो ये वाला आइडिया था इसको अबंडन कर दिया, मतलब इसको रद्द कर दिया। तो जो इसका ये सेकंड वाला एम्बिशियस प्रोजेक्ट था इसको उसने अबंडन रद्द कर दिया। नेक्स्ट आता है इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी। इसका थर्ड प्रोजेक्ट कौन सा आता है? टोकन करेंसी। एक नई टोकन करेंसी को इसने इंट्रोड्यूस करना चाहा। कब? 1329 AD में। मोहम्मद बिन तुगलक डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस ब्रॉन्ज कॉइन्स। मोहम्मद बिन तुगलक ने ब्रॉन्ज कॉइन्स इंट्रोड्यूस करने की डिसाइड किया, विच वर टू हैव सेम वैल्यू एज द सिल्वर कॉइन्स। उस टाइम क्या होता था? सिल्वर कॉइन्स चलते थे, तो जो उसने नए ब्रॉन्ज कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए ना उनकी सेम वैल्यू थी सिल्वर कॉइन्स की। जितनी सिल्वर कॉइन की वैल्यू थी उतनी ही ब्रॉन्ज कॉइन की। एक सिल्वर कॉइन एक ब्रॉन्ज कॉइन इक्वल था। मोहम्मद बिन तुगलक माइट हैव बीन सक्सेसफुल इफ़ ही कुड प्रिवेंट पीपल फ्रॉम फॉर्गिंग द न्यू कॉइन्स। मोहम्मद बिन तुगलक नई करेंसी को लाने में सक्सेस तो हो जाता, लेकिन क्या हुआ, लोग जो थे ना सिल्वर कॉइन्स, नए सिल्वर कॉइन्स बनाते ही रहे, जो बनाने वाले थे उनको बनाते ही रहे। अगर मोहम्मद बिन तुगलक उनको रोक देता ना कि तुम नए सिल्वर कॉइन्स मत बनाओ, ब्रॉन्ज कॉइन्स बनाने हैं, तो शायद ये आइडिया था इसका सक्सेस भी हो जाता। ही वॉज नॉट एबल टू डू सो। वो ऐसा करने में सक्सेस ही नहीं हुआ क्योंकि नए सिल्वर कॉइन्स बनते रहे और उनकी ज़्यादा, उनको मार्केट में ज़्यादा माना जाता था। सून द न्यू कॉइन्स बिगेन टू बी ग्रेटली डीवैल्यूड इन मार्केट्स। तो इससे क्या हुआ, जो नए थे कॉइन्स, ब्रॉन्ज कॉइन्स थे, वो मार्केट में डीवैल्यू हो गए, उनकी कोई वैल्यू ही नहीं रही। फाइनली मोहम्मद बिन तुगलक डिसाइडेड टू विड्रा द टोकन करेंसी। फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने इस टोकन करेंसी को भी विड्रा कर दिया। ही प्रॉमिस टू एक्सचेंज सिल्वर पीसेज फॉर ब्रॉन्ज कॉइन्स। फिर उसने क्या प्रॉमिस किया कि वो सिल्वर पीसेज को ब्रॉन्ज कॉइन, मतलब ब्रॉन्ज कॉइन से सिल्वर पीसेज को चेंज कर देगा, जो भी ब्रॉन्ज कॉइन्स को लेके आया है।
नेक्स्ट आता है तो इसका ये वाला भी जो आइडिया था वो बिल्कुल फेल हो गया था। नेक्स्ट इसका प्रोजेक्ट आता है प्रपोज्ड खुरासान एक्सपेडिशन। कब आता है? 1329। क्या? खुरासान एक्सपेडिशन, खुरासान में अभियान करना। द सुल्तान हैड अ विजन ऑफ यूनिवर्सल कॉन्कर्स। जो ये मोहम्मद बिन तुगलक था ना, ये क्या सोचता था कि भाई इसका पूरे यूनिवर्स पर इसका शासन हो, पूरे साम्राज्य अपना, मतलब पूरे देश पर, पूरे यूनिवर्स पर अपना शासन स्थापित करना चाहता था। ही डिसाइडेड टू कॉन्कर खुरासान एंड इराक। इसने क्या डिसाइड किया कि वो किसको कॉन्कर करेगा, किसको जीतेगा? खुरासान एंड इराक को। एंड मोबिलाइज अ ह्यूज आर्मी। इसके लिए इसने एक बहुत ह्यूज आर्मी, बड़ी आर्मी बनाई फॉर द पर्पस, इस पर्पस के लिए, पूरे यूनिवर्स को कॉन्कर करने के लिए। ही वॉज एनकरेज्ड टू डू सो बाय खुरासानी नोबल्स हु हैड टेकन शेल्टर इन हिज कोर्ट। ऐसा करने के लिए उसको किसने उकसाया? खुरासानी नोबल्स थे, कुछ खुरासानी लोग थे जो उसके मतलब कोर्ट में रह रहे थे, शरण लेके, शरणार्थी थे वो उसके, लेकिन उन्होंने उसको उसके लिए भड़का दिया कि तुम पूरे यूनिवर्स पर अपना अधिकार कर सकते हो, तो वो इनसे एनकरेज हुआ था। मोर ओवर दीज वर इंस्टेबिलिटी इन खुरासान ऑन अकाउंट ऑफ द अनपॉपुलर रूल ऑफ अबू सईद। वहाँ पर खुरासान में क्या था? अबू सईद का अनपॉपुलर रूल था, तो इससे क्या हुआ? खुरासान में ना इंस्टेबिलिटी पैदा हो गई। ठीक है, क्या इंस्टेबिलिटी थी वहाँ पर। दिस प्रोजेक्ट वाज ऑल्सो अबंडेंट। लेकिन ये वाला प्रोजेक्ट भी उसका अबंडेंट मतलब खत्म हो गया, रद्द हो गया, विड्रा हो गया। ठीक है, तो उसके 3 थे जो प्रोजेक्ट्स, वो तो ऐसे ही विड्रा हो गए। और जो सबसे पहले वाला था वो टैक्स लगाने वाला, वो भी ऐसे ही ज़्यादा, मतलब वो भी ज़्यादा फेमस नहीं हुआ। नेक्स्ट आता है कराची एक्सपेडिशन, मतलब कराची अभियान। ये कब हुआ? 1330 AD में। दिस एक्सपेडिशन वाज लॉन्च्ड इन कुमायूं हिल्स इन हिमालयाज एलिगेडली टू काउंटर चाइनीज इंक्रूजन्स। तो उसने ये जो एक्सपेडिशन था ना, वो कहाँ पर किया गया? कुमायूं हिल्स में। कहाँ पर? हिमालय में। कहाँ पर? हिमालय में। एलिगेडली टू काउंटर चाइनीज, यहाँ क्यों किया गया ये? यहाँ से कुछ ना चाइनीज घुसपैठिए होते थे, वो घुस जाते थे, तो इनके लिए कराची अभियान किया गया था कुमायूं हिल्स, हिमालय में। इट ऑल्सो अपीयर्स दैट द एक्सपेडिशन वॉज डायरेक्टेड अगेंस्ट सम रिफ्रैक्टरी ट्राइब्स। तो ये जो इनका जो ये वाला एक्सपेडिशन था, ये डायरेक्टली किन के लिए था? कुछ रिफ्रैक्टरी ट्राइब्स थी। कहाँ पर? कुमायूं गढ़वाल रीजन में कुछ इन रिफ्रैक्टरी ट्राइब्स थी, ये उनके विरुद्ध था। विद द ऑब्जेक्ट्स ऑफ ब्रिंगिंग देम अंडर दिल्ली सल्तनत, और उनको दिल्ली सल्तनत के अंडर लाने के लिए। दिस फर्स्ट अटैक वाज सक्सेस। इनका जो ये फर्स्ट अटैक था ये सक्सेस हो गया। बट व्हेन द रेनी सीजन सेट इन, लेकिन जब रेनी सीजन आया ना, द इन्वेडर सफ़र टेरिबली, और जो आक्रमणकारी थे ना वो बहुत ही बुरी तरह सफ़र करने लगे। तो ये वाला था उसका एक्सपेडिशन था, जो ये भी कुछ हद तक अबंडन कर दिया गया। नेक्स्ट है हिज 5 प्रोजेक्ट्स लेड टू रिवोल्ट्स। इसके जो ये 5 प्रोजेक्ट्स थे ना, ये रिवोल्ट्स के लिए थे, लेड टू, इन रिवोल्ट्स का कारण बने। हिज लास्ट डेज वर स्पेंट इन चेकिंग द रिवोल्ट्स। उसके जो लास्ट डेज थे ना, उसके जीवन के जो लास्ट डेज थे, वो किस में बीत गए? रिवोल्ट्स को चेक करने में। ठीक है, इन क्रांतियों को ही चेक करने में चले गए। उसने लगभग ऑल टुगेदर 36 रिवोल्ट्स इन 25 ईयर्स। मोहम्मद बिन तुगलक ने 25 सालों में ना लगभग 36 क्रांतियाँ की, 36 रिवोल्ट्स लड़े थे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत ज़्यादा रिवोल्ट्स किए थे। नेक्स्ट ये कुछ आते हैं 1330, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये। 1335 में क्या हुआ? मदुरई बिकेम इंडिपेंडेंट। जो मदुरई था ना वो भी इंडिपेंडेंट बन गया। जलालुद्दीन एहसान शाह, किसके अंडर था वो? जलालुद्दीन एहसान शाह के अंतर्गत। 1336 में क्या हुआ? फाउंडेशन ऑफ विजयनगर, विजयनगर की स्थापना हो गई। किसने की? हरिहर बुक्का नामक 2 भाई थे, इन्होंने विजयनगर की स्थापना की। वारंगल बिकेम इंडिपेंडेंस, वारंगल भी इंडिपेंडेंट बन गया। कहाँ के कौन थे इसमें? कन्हैया। कौन थे? कन्हैया। नेक्स्ट आता है 1341 से 47 रिवोल्ट्स ऑफ सदा अमीर्स। रिवोल्ट्स किसका? सदा अमीर्स का रिवोल्ट हुआ। एंड फाउंडेशन ऑफ बहमनी, और बहमनी साम्राज्य की भी स्थापना होगी। हसन गंगू थे यहाँ के। ठीक है, कौन थे? बहमनी के हसन गंगू। तो ये हम बाद में पढ़ेंगे, जब हम साउथ के बारे में पढ़ेंगे ना,
तब हम ये पढ़ेंगे विजयनगर के बारे में, बहमनी साम्राज्य के बारे में, इनके बारे में हम। तो ये इसके ही कंटेम्परेरी टाइम में हुआ है, इसलिए इसको यहाँ पर दिया गया है। MBT के कंटेम्परेरी टाइम में ये सब हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आता है ही डाइड इन थट्टा। जो मोहम्मद बिन तुगलक थे वो कहाँ पर डेथ हो गई उनकी? थट्टा में। वाइल कैंपेनिंग इन सिंध, जब वो सिंध में कैंपेन कर रहे थे अगेंस्ट तागी, आ टर्किश स्लेव, एक टर्किश दास था तागी, उसके अगेंस्ट ये कैंपेन कर रहे थे, तब वहाँ पर थट्टा में इनकी डेथ हो गई थी। इसके बाद आते हैं फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आते हैं फिरोज शाह तुगलक, 1351 से लेकर 88 AD। ही वॉज कज़न ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, ये मोहम्मद बिन तुगलक के कज़न होते थे। आफ्टर हिज डेथ द नोबल्स एंड थियोलॉजियंस ऑफ द कोर्ट सिलेक्टेड फिरोज शाह एज द नेक्स्ट सुल्तान। जब मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ हो गई ना, तो कुछ नोबल्स से जो बड़े बड़े लोग थे और कुछ थियोलॉजियन धर्मशास्त्रीय लोग थे, जो उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक का जो कज़न है, उसको हम सुल्तान बना देते हैं। आफ्टर हिज एक्सेशन फिरोज शाह तुगलक was faced with the problems of preventing the imminent breakup of Delhi। जैसे ही ये फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठे, इन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया। किससे रोक रहे थे ये? कि भाई दिल्ली का जो ब्रेकअप हो रहा था ना, इमिनेंट ब्रेकअप हो रहा था, मतलब दिल्ली का जो दिल्ली सल्तनत जो बिखर रही थी उस करीब था वो बिल्कुल, तो उसने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करी। He adopted the policy of trying to appease the nobility, army and theologians and to asserting his authority only such areas। तो उसने क्या किया ना, एक पॉलिसी अपनाई। कौन सी? कि भाई नोबिलिटी, मतलब बहुत ज़्यादा नोबल बन के रहेंगे, आर्मी लाए एंड थियोलॉजियंस होते हैं धर्मशास्त्री है, एंड असर्टिंग हिज अथॉरिटी, और अपनी अथॉरिटी को ना बहुत कम ही क्षेत्र पर उसने रखा। विच कुड बी इजिली, जितना क्षेत्र वो बहुत ईजिली एडमिनिस्ट्रेट कर सकता है ना, कि भाई वो उसी क्षेत्र पर अपना अधिकार रखेगा फ्रॉम द सेंटर से वो जितने क्षेत्र को एडमिनिस्टर कर सकता है, सिर्फ उतने ही क्षेत्र पर उसकी अथॉरिटी थी। ही देयरफॉर मेड नो अटेम्प्ट टू रीअसर्ट हिज अथॉरिटी ओवर सिंध, इंडिया एंड डेक्कन। सिंध, इंडिया और डेक्कन पर उसने अपनी अथॉरिटी दोबारा से रीअसर्ट करने की कोशिश ही नहीं की, ठीक है। नेक्स्ट आता है He decreed that whatever a noble died, his son should be allowed to accede to his position including his इक्ता। तो इसने ये डिसाइड किया, ये मतलब बात को फैला दिया, जब भी कोई नोबल मरता है, जो नोबल क्या होते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, ठाकुर वगैरह, जब भी कोई नोबल लोग मरेगा, उसका बेटा है ना उसकी पोजीशन को ले लेगा, ठीक है। और जो उसका इक्ता सिस्टम, जो भी टैक्स वो देता था, वो फिर अब उसका बेटा चुकाएगा, ठीक है। तो इसने जो ये वंशावली वाली प्रक्रिया होती है ना, इसने इसको डिक्रीड कर दिया। एंड इफ़ ही हैड नो सन्स, अगर उसका कोई बेटा नहीं होता है, हिज सन इन लॉ एंड इन हिज एब्सेंस हिज स्लेव वाज बी सक्सीड। जब अगर उसका कोई बेटा नहीं है किसी भी नोबल आदमी का, तो उसका सन इन लॉ मतलब उसका दामाद, और उसकी भी एब्सेंस में उसका दास उसकी जगह पर वो काम करेगा। नेक्स्ट है फिरोज एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी टू द आर्मी। फिरोज शाह तुगलक ने ना जो ये वंशावली वाली प्रक्रिया थी, ये आर्मी में भी लागू कर दी। सोल्जर्स वर अलाउड टू रेस्ट इन पीस एंड टू सेंड इन देयर प्लेस देयर सन्स। जो सोल्जर्स थे ना, जब उनकी एज हो जाती या किसी और कारण से, वो आराम कर सकते थे और अपने बेटे को अपनी जगह पर भेज सकते थे। दी सोल्जर्स वर नॉट पेड इन कैश। जो सोल्जर्स थे ना, उनको कैश में नहीं सैलरी दी जाती थी, बट बाय असाइनमेंट्स ऑन लैंड रिवेन्यू ऑफ विलेजेस। इसको क्या बोलते हैं? वजेहा। तो लेकिन क्या था, वो क्या लेते थे, कोई भी विलेज सौंप देते थे, भाई तुम यहाँ से लैंड रिवेन्यू लोगे। उनको कैश नहीं दिया जाता था, बल्कि उनको बोल दिया जाता था तुम इस गांव से अपना लैंड रिवेन्यू लोगे और वही तुम्हारी सैलरी होगी। दिस नोवल टेक्निक ऑफ पेमेंट लेड टू मैनी अब्यूजेज। जो ये नोवल टेक्निक थी ना पेमेंट की, इसने बहुत सारे मैनी अब्यूजेज को जन्म दिया। नेक्स्ट है फिरोज ट्राइड टू विन ओवर द थियोलॉजियंस प्रोक्लेमिंग दैट ही वॉज अ ट्रू मुस्लिम किंग। फिरोज ने ना क्या किया,
ट्राई टू विन ओवर द थियोलॉजियन, जो धर्मशास्त्रीय लोग थे ना उनको जीतने का, मतलब अपने तरफ करने का क्लेम किया, ये बताकर कि वो है ना जो एक ट्रू मुस्लिम किंग है। एंड द स्टेट अंडर हिम, वो जो उसके अंडर जो स्टेट है वो प्योर इस्लामिक है, मतलब ट्रूली इस्लामिक स्टेट है वो। इन ऑर्डर टू कीप द थियोलॉजियंस सेटिस्फाइड अ नंबर ऑफ देम वाज अपॉइंटेड टू हाई ऑफिसेज। थियोलॉजियंस को सेटिस्फाई करने के लिए उसने क्या किया, उन थियोलॉजियंस में से बहुतों को ना बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे ऑफिसेज मतलब पदों पर अपने अपॉइंट कर लिया। नेक्स्ट है ही ट्राइड टू बैन प्रैक्टिस विच द ऑर्थोडॉक्स थियोलॉजियंस कंसिडर्ड एज नॉन इस्लामिक। उसने उन प्रैक्टिस को बैन कर दिया जो ये रूढ़िवादी जो थियोलॉजियंस है ना कंसिडर्ड एज जो नॉन इस्लामिक थे, जो भी उन पर बैन लगा दिया। दस ही प्रोहिबिटेड द प्रैक्टिस ऑफ मुस्लिम वुमेन गोइंग, उसने क्या किया, प्रोहिबिट कर दिया मुस्लिम वुमेन को गोइंग आउट टू वर्शिप एट ग्रेव्स ऑफ सेंट्स, कि भाई तुम जो संत की ग्रेव्स पे जाते हो ना वर्शिप करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, उसको प्रोहिबिट कर दिया मुस्लिम वुमेन की। नेक्स्ट आता है इट वॉज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फिरोज, ये फिरोज का ही टाइम था, दैट जजिया बिकेम अ सेपरेट टैक्स, जो फिरोज था उसने जजिया एक सेपरेट टैक्स लगा दिया। फिरोज रिफ्यूज्ड टू एग्जेम्प्ट द ब्राह्मणास फ्रॉम पेमेंट ऑफ जजिया, फिरोज रिफ्यूज टू एग्जेम्प्ट द ब्राह्मणास फ्रॉम पेमेंट ऑफ जजिया सिंस दिस वाज नॉट प्रोवाइडेड फॉर शरीयत, फॉर इन शरीयत, जो किसके लिए प्रोवाइड नहीं किया जाता था, शरीयत के लिए। देखो ये इसने कुछ टाइप के ना कर लगाए थे, जैसे जजिया, खराज, ज़कात, कम्स, इनके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। देखिए द न्यू सिस्टम ऑफ टैक्सेशन वाज अकॉर्डिंग टू कुरान, जो नया सिस्टम था ना टैक्सेशन का वो किसके अकॉर्डिंग था, कुरान के, जैसा कुरान शरीफ में लिखा गया है वैसा ही टैक्स इन्होंने लगाए थे। 4 काइंड्स ऑफ टैक्सेस सेंशन्ड बाय द कुरान, 4 प्रकार के टैक्स जो सेंशन किए गए हैं कुरान में, वर इम्पोज्ड, वो लगा दिए गए। दीज टैक्सेस वर, ये कौन से टैक्स है, खराज, जक़ात, जिजिया एंड खमस। खराज, जक़ात, जजिया एंड खमस। खराज, अब खराज कौन सा टैक्स होता है, वाज द लैंड टैक्स, जो खराज होता है भूमि दान लिया जाता है, ये लैंड टैक्स होता है। विच वाज इक्वल टू 1/10 ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द लैंड, जो भी प्रोडक्शन होगा भूमि पर उसका 1/10 पार्ट ले लिया जाएगा कर के रूप में, तो खराज होता है ये। जक़ात क्या होता है, जक़ात वाज 2% टैक्स ऑन प्रॉपर्टी, ये जक़ात होता है जो वो 2% टैक्स होता है प्रॉपर्टी पर। जजिया किस पर लिया गया, नॉन मुस्लिम्स पर। एंड खमस वाज 1/5 ऑफ द बूटी कैप्चर ड्यूरिंग वार, जो भी खमस क्या होता है, जो भी लूटपाट का माल, जो भी युद्ध में गए मान लो उनकी सेना, जो भी लूटपाट के लाए ना उसका 1/5 पार्ट था ना वो कर के रूप में ले लिया जाता था। तो देखिए ये हमने पढ़ा था ना जजिया के बारे में कि उसने जजिया कर लगा दिया, एक सेपरेट टैक्स नॉन मुस्लिम पर, मतलब जो मुस्लिम्स से अलग थे ना उन पर जजिया कर लगा दिया गया। तो ये आपको याद रखना है कि भाई ये किसने लगाए थे 4 प्रकार के कर, फिरोज शाह तुगलक ने, या फिर फिरोज शाह तुगलक ने जो 4 कर लगाए उनके नाम क्या क्या हैं, खराज, जक़ात, जजिया एंड खमस। जो खराज है वो लैंड टैक्स है, जो 1/10 पार्ट लिया जाता है। जक़ात है वो 2% लिया जाता है प्रॉपर्टी पर। जजिया है वो नॉन मुस्लिम्स पर लिया जाता है, और खमस बूटी कैप्चर पे लिया जाता है, जो लूटपाट का माल होता है उस पर 1/5 पार्ट। नेक्स्ट आता है इन ऑर्डर टू एनकरेज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को एनकरेज किया के लिए सुल्तान पेड अ लॉट ऑफ अटेंशन टू इरिगेशन, उसने सिंचाई पर बहुत ध्यान दिया। फिरोज रिपेयर्ड अ नंबर ऑफ कैनल्स एंड इम्पोज्ड हकीके शराब एंड हासिल शराब वाटर टैक्स। तो फिरोज ने इसके लिए इरिगेशन पर बहुत ध्यान दिया, तो फिरोज ने इसके लिए क्या किया, बहुत सारी नदियाँ थी जो उन पर उनको रिपेयर करवाया, कैनल सी नहरें थी उनको रिपेयर करवाया, और कौन से टैक्स लगा दिए, हकीके शराब एंड हकीके हसील ए शराब, शारब जो भी है वो वाटर टैक्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है सिंचाई पर किसने सबसे ज़्यादा फोकस किया, फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट आता है ही वॉज अ ग्रेट बिल्डर, वो एक बहुत बड़ा ग्रेट बिल्डर भी माना जाता है। द सिटीज़ ऑफ फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर एंड फिरोजाबाद स्टैंड टू हिज क्रेडिट। तो जो ये फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर एंड फिरोजाबाद ये इसी ने बसाए थे। इन सिटीज़ का निर्माण किसने कराया था, फिरोज शाह तुगलक ने। तो ऐसे आ सकता है फिरोज शाह तुगलक ने कौन कौन सी सिटीज़ का निर्माण करवाया था, फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर एंड फिरोजाबाद।
नेक्स्ट आता है द टू पिलर्स ऑफ अशोका, वन फ्रॉम टोपरा हरियाणा एंड अदर फ्रॉम मेरठ यूपी वर ब्रॉट टू दिल्ली। फिरोज शाह तुगलक था ना जो, वो अशोका के, जो सम्राट अशोक था उसके दो पिलर को दिल्ली ले आया था। कहाँ कहाँ से? टोपरा हरियाणा से और मेरठ यूपी से। ठीक है, टोपरा हरियाणा और मेरठ यूपी से अशोका के दो पिलर उठाकर कहाँ ले आया था? दिल्ली। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, अशोका के जो दो पिलर थे उनको उठाकर दिल्ली कौन लेके आया था? फिरोज शाह तुगलक। कहाँ कहाँ से? टोपरा हरियाणा से और मेरठ यूपी से। नेक्स्ट आता है द सुल्तान इस्टेब्लिश्ड एट दिल्ली अ हॉस्पिटल डिस्क्राइब्ड एज दर उल शिफा। सुल्तान ने एक हॉस्पिटल बनाया दिल्ली में, किस नाम से? दर उल शिफा। उस टाइम उसको क्या बोला जाता था हॉस्पिटल को? दर उल शिफा। दर उल शिफा किससे रिलेटेड है? हॉस्पिटल से। जो किसने खुलवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। अ न्यू डिपार्टमेंट ऑफ दीवान ए खैरात, एक नया डिपार्टमेंट था दीवान ए खैरात, वाज सेट अप टू मेक प्रोविजंस फॉर द मैरिज ऑफ पुअर गर्ल्स। ये किन के लिए प्रोविजंस किया गया था? जो गरीब लड़कियां थी उनकी शादी करने के लिए। ये कौन सा डिपार्टमेंट था? दीवान ए खैरात। कौन सा भाई? खैरात में गरीब लड़कियों की शादी कराना। अनदर स्टेप विच फिरोज टुक वाज बोथ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन नेचर। जो दूसरा स्टेप था जो फिरोज ने लिया वो क्या था? इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन नेचर। ही ऑर्डर्ड हिज ऑफिशियल दैट whenever they attacked a place they should select handsome and well born young boys and sent them to sultan as slaves। उसने ये घोषणा कर दी कि अपनी आर्मी को कि वो जहाँ पर भी अटैक करेंगे वहाँ पर जितने भी हैंडसम लोग होंगे ना और यंग बॉयज़ होंगे उनको वो लाकर उनके दास बनाकर उसके पास भेज देंगे, जिससे वो या तो उसको अपनी आर्मी में शामिल कर लेगा या फिर वो उनको कुछ भी करवा लेगा, मतलब अपना काम करवा लेगा। तो इससे उसकी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल हो गया ना, जो ये वाला इसका स्टेप था ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दोनों ही नेचर में था कि भाई तुम हैंडसम और यंग बॉयज़ को दास बनाकर मेरे पास भेज देना। नेक्स्ट आता है हाउ एवर दिस रूल वाज मार्क्ड बाय पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एंड द क्रेडिट फॉर इट गोज फॉर द प्राइम मिनिस्टर खान ए जहां मकबूल। जो ये रूल था ना ये पीस एंड ट्रैंक्विलिटी भी शांति होता है, शांति के लिए था जो ये रूल बनाया गया था। द क्रेडिट फॉर इट गोज टू दिस, जो इसका क्रेडिट था वो किसको जाता है? उसका प्राइम मिनिस्टर था खान जहां मकबूल। तो ये जो कि भाई उनके वहाँ के लोगों को यहाँ पकड़ के ले आना, तो ये किसका था? खान ए जहां मकबूल का आइडिया था। नेक्स्ट आता है ही डाइड इन 1388, फिर उनकी डेथ हो गई 1388 में। नेक्स्ट आता है आफ्टर फिरोज शाह तुगलक 1388 से लेकर 1414 तक क्या हुआ? फिरोज शाह तुगलक के बाद में द तुगलक डायनेस्टी कुड नॉट सर्वाइव मच आफ्टर फिरोज शाह's डेथ। तुगलक डायनेस्टी ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव ही नहीं कर पाई फिरोज शाह तुगलक की डेथ के बाद। द मालवा गुजरात एंड शर्की क्या? जौनपुर किंगडम ब्रोक अवे फ्रॉम द सल्तनत। मालवा गुजरात और शर्की या जौनपुर का जो एरिया था वो टूट गया। फिर तैमूर्स इन्वेजन, तैमूर ने आक्रमण कर दिया इन पर 1398 से लेकर 99 में। तैमूर द लेम आ टर्किश, जो तैमूर थे एक टर्किश चीफ एंड क्रूअल कॉन्करर। ये बहुत क्रूअल कॉन्करर थे, मतलब आक्रमणकारी थे फ्रॉम मंगोलिया। कहाँ से थे ये? मंगोलिया से। एंड डिसेंडेंट ऑफ चंगेज़ खान, और ये चंगेज़ खान के वंशज माने जाते थे। ठीक है, चंगेज़ खान, हमने पहले भी चंगेज़ खान के बारे में पढ़ा है ना कि चंगेज़ खान को उसके आक्रमण से बचाया था। इन्वेडेड इंडिया इन 1398 ड्यूरिंग द रीजन ऑफ मोहम्मद शाह तुगलक। ठीक है, तो इन्होंने कब आक्रमण किया था? 1398 में। किसके रीजन में? मोहम्मद शाह तुगलक के टाइम पे, द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। तो ये जो मोहम्मद शाह तुगलक थे लास्ट रूलर थे तुगलक डायनेस्टी के। तैमूर्स आर्मी थी जो मर्सीलेसली सैक्ड एंड प्लंडर्ड दिल्ली। जो इसकी तैमूर की जो आर्मी थी ना उसने दिल्ली में बहुत आक्रमण मचा दिया। तैमूर रिटर्न टू सेंट्रल एशिया, फिर तैमूर सेंट्रल एशिया में लौट गया लिविंग अ नॉमिनी, और यहाँ पर अपना एक नॉमिनी छोड़ गया। कौन? नेम्ड खिजर खां को छोड़ गया कि तू यहाँ पर रूल कर। ठीक है, टू रूल टू पंजाब पर रूल करने के लिए। इन 1404 ही डाइड, फिर वो मर गया। वाइल ऑन हिज वे टू कॉन्कर चाइना, जब वो चाइना को जीतने के लिए जा रहा था ना, कौन? तैमूर की बात हो रही है यहाँ।
वो मर गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद खिज्र खां ने अपनी डायनेस्टी स्थापित कर ली। जो खिज्र खां को वो यहाँ छोड़ गया था ना, तो फिर खिज्र खां ने अपनी डायनेस्टी स्थापित कर ली। तो इसके साथ ही हमारी ना ये तुगलक डायनेस्टी खत्म हो जाती है। तुगलक डायनेस्टी में देखिए मोहम्मद बिन तुगलक आए, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, यही 2-3। सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक आए थे, देखो गयासुद्दीन तुगलक जो गाजी मलिक के नाम से जाने जाते हैं। गाजी मलिक के बाद उनके बेटे आए मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक, उनके बाद आए फिरोज शाह तुगलक। तो ये इंपॉर्टेंट थे। जो लास्ट रूलर माने जाते हैं वो कौन है, मोहम्मद शाह तुगलक। कौन, मोहम्मद शाह तुगलक। मोहम्मद शाह तुगलक पर तैमूर ने आक्रमण कर दिया और खिज्र खां को यहाँ अपना नोमिनी छोड़ के चला गया। फिर इनकी मृत्यु के बाद खिज्र खां ने अपनी डायनेस्टी यहाँ स्थापित कर दी। खिज्र खां ने कौन सी डायनेस्टी स्थापित की, द सैयद डायनेस्टी, इसको बोलते हैं सैयद डायनेस्टी। तो ये चौथी डायनेस्टी आ गई ना, जीके तुम्हारी सबसे लंबी, जीके से गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सबसे सैयद वंश। तो ये हमारी सैयद डायनेस्टी जो किसने स्थापित की, खिज्र खां ने। इसका टाइम पीरियड था 1414 से लेकर 50 AD। इसका कुछ ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन इसका कुछ रोल है। जैसे खिज्र खां 1414 से लेकर 21 तक इसने शासन दिया। तैमूर्स नॉमिनी कैप्चर्ड दिल्ली, तैमूर्स के जो नॉमिनी थे खिज्र खां, उन्होंने दिल्ली को कैप्चर कर लिया एंड वाज प्रोक्लेम्ड द न्यू सुल्तान, और अपने आप को नया सुल्तान घोषित कर दिया। ही वाज द फर्स्ट ऑफ द सैयद डायनेस्टी विच रूल्ड ओवर इंडिया एंड सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट। ये ऐसे पहले सैयद डायनेस्टी के रूलर थे जिन्होंने दिल्ली पर शासन किया और उसके आसपास की डिस्ट्रिक्ट्स पर। नेक्स्ट आए मुबारक शाह। कौन आए, मुबारक शाह। मुबारक शाह ने 1421 से लेकर 34 तक शासन किया। ही सक्सीडेड खिज्र खां एट द थ्रोन आफ्टर हिज सक्सेसफुल एक्सपेडिशन अगेंस्ट मेवातीज, कटिहार्स एंड द गैंगेटिक दोआब एरिया। इन्होंने खिज्र खां को सक्सीड किया, कहाँ पर, एक्सपेडिशन करके, किसके अगेंस्ट, मेवातीज, कटिहार्स एंड गैंगेटिक दोआब्स एरिया। ही वाज किल्ड बाय द नोबल्स इन हिज कोर्ट, उसको उसी के कोर्ट में जो नोबल्स लोग थे ना उनके द्वारा मार दिया गया। मोहम्मद शाह 1434 से लेकर 43 AD तक। द नोबल्स पुट, अब नोबल्स ने इसको मार दिया, किसको, मुबारक शाह को। मुबारक शाह को मार के जो नोबल लोग थे उन्होंने मोहम्मद शाह को थ्रोन पर बिठा दिया। बट ही कुड नॉट सर्वाइव द इन फाइटिंग अमंग द नोबल्स इन द कोर्ट, लेकिन वो सर्वाइव ही नहीं कर पाया। वे जो नोबल लोग थे आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। ही वॉज अथोराइज टू रूल ओवर आ मर्ज एरिया अराउंड 30 माइल्स, वो केवल इतने ही मर्ज किया हुआ 30 माइल्स का एरिया था उस पर ही शासन करता था। और रेस्ट ऑफ द सल्तनत, और बाकी की सल्तनत पर कौन शासन करते थे, रूल्ड बाय नोबल्स। तो उस टाइम में नोबल्स लोग थे ना जो उनकी ज़्यादा पावर थी। उसके बाद आते हैं आलम शाह 1443 से लेकर 51, द लास्ट सैयद किंग। ये लास्ट सैयद किंग थे। डिसेंडेड इन फेवर ऑफ बहलोल लोदी एंड रिटायर्ड। इसने किसके फेवर में डिसेंड किया था, बहलोल लोदी के, एंड रिटायर, और बाद में ये रिटायर हो गए। फिर इन्होंने बहलोल लोदी को ही अपना शासन सौंप दिया था। दस बिगेन द लोदी डायनेस्टी विच वाज कन्फाइंड टू दिल्ली एंड अ फ्यू सराउंडिंग एरियाज। फिर क्या आ गई, एक लोधी डायनेस्टी की शुरुआत हुई जिसने दिल्ली और उसके आसपास के एरिया पर अपना राज किया। नेक्स्ट अब हमारी आ जाती है लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए हमारी सिर्फ एक ही डायनेस्टी बच गई है, दिल्ली सल्तनत की लोधी डायनेस्टी। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।